गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की इस सुबह की 10वीं की एसएस की भूगोल पाठ से जल संसाधन पाठ नंबर 3 में आपका स्वागत है। 10वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हमने भूगोल के तीसरा लेसन कर रहे हैं और तीसरा लेसन आपके प्रमुख संसाधनों में से है। फर्स्ट चैप्टर में हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था और उसमें से सेकंड चैप्टर में हमने मृदा संसाधन के बारे में पढ़ा और तीसरा हमारा चैप्टर वो जल संसाधन के बारे में है। तो ज्योग्राफी पढ़ने वाले छात्रों, आज हम बात कर रहे हैं जल संसाधन की। तो जल संसाधन पाठ को पढ़ने से पहले आज जल संसाधन के पाठ में का आपने बुक का रीडिंग करनी है और उसमें जो मुख्य मुख्य बातें आई हैं वे मैंने थोड़ी थोड़ी टॉपिक के रूप में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, अभ्यास के संकल्प करेंगे। आज इन बातों के बारे में समझते हैं अपने और बुक को पढ़ना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। पहला है हमारा जल संसाधन। जल संसाधन क्या है? जैसे जल संसाधन पानी संसाधन जो हमारे लिए कीमती साधन है, पानी हमारे लिए कीमती इसलिए हमारे संसाधन है। इसके बारे में जानना जरूरी है कि पृथ्वी का जितना धरातल है उसका 3/4 जल भाग है और 1/4 भाग थल भाग है। यानी थल की अपेक्षा 3/4 यानी 3 इंच से ज्यादा पानी है। फिर भी हमारे यहाँ पानी की कमी है, वो शुद्ध जल की कमी है। दूसरा, ये कहाँ मिलता है हमें पानी? फिर महासागरों में, नदी में, सागर में, झील में, कुएं में, नलके में, हैंडपंप में, ट्यूबवेल में, अनेक जगह आपको जल मिलेगा, जल देखने के लिए मिलेगा। तो ये इनके जल के बारे में था। इसके बाद जल चक्र क्या है? जल चक्र में पानी हमेशा वायुमंडल में क्रिया करता रहता है। सबसे पहले जब जल नीचे पर गिरा होता है या कहीं भी सागर में, नदी में, समुद्र में होता है तो उसका वाष्पीकरण होता रहता है। पौधों के जरिए भी इसका वाष्पीकरण होता रहता है। फिर संघनन मौके के आसमान में बादल के रूप में घूमता है और जब ठंडी जगह पर चला जाता है तो वापिस पानी के रूप में चेंज होकर के और नीचे गिरने लगता है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। इस प्रकार वर्षा होकर के फिर जमीन पर आ जाता है। जमीन पर फिर वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल से फिर ठंडा होकर के नीचे वर्षा के रूप में गिरता है। इस प्रकार जो इसका चक्र बना रहता है उसको हम जल चक्र के नाम से पुकारते हैं। तीसरा हमारा नवीकरणीय संसाधन। ये नवीकरणीय संसाधन क्या है? ये जल वो नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि हमें जल वो आसानी से पानी बदल जाता है। यदि आप पानी की बर्फ बना दें या वाष्प बनाते हैं उसको आप आसानी से वापसी पानी में लेकर आ सकते हैं। इसलिए हमारा जीवन का उपयोगी तत्व है ये और जरूरी है। और वाष्पीकरण होने के बाद या जमने के बाद भी वापिस हम इसको उसी अवस्था में लाया जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ने से जल दुर्लभता। भाई इतना कुछ जल है। हमने जल की बात की कि पृथ्वी पर थल भाग हो सिर्फ 1/4 और जल हो 3/4। फिर भी जल की कमी है क्योंकि जो शुद्ध जल है, हमें पीने की जल है, हमारे यूज का जल है वो कम है। समुद्र का जल है सारा खारा जल होता है, यूज में नहीं आता। और जल दुर्लभता वो बढ़ती हुई मांग के अनुपात में जल की कमी को हम जल की दुर्लभता कहते हैं। हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, पब्लिक बढ़ रही है, तो उसकी जरूरत के लिए, उसके पीने के लिए, सिंचाई के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए, कपड़े धोने के लिए, बहुत सी आवश्यकताओं के लिए जल की मांग होती रहती है। उस मांग की, उस बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में जल की मांग कम है और लगता है कि 2025 तक भारत में ये गंभीर समस्या हो जाएगी। इसके बाद जल दुर्लभता के कारण क्या है? नंबर 1, बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ा कारण तो ये है क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ती है उसकी जरूरत के लिए ज्यादा जल की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, सिंचाई में भी जल की जरूरत पड़ती है। उद्योगों में जहां भी कोई चीज बनती है तो वहां उद्योगों में पानी की जरूरत पड़ती रहती है। तीसरा है नदियों में प्रदूषण। नदियों में प्रदूषण है, जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी निकाला जाता है वो नदियों में डाल दिया जाता है और जिसके कारण सारी नदियों का पानी खराब हो जाता है और यूज के काम का नहीं रहता, उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए जो स्वच्छ जल है उसकी कमी बढ़ रही है। नंबर 6, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है? नदी पर बांध बना करके जल को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर उसके जल को इकट्ठे हुए जल से एक साथ अनेक काम लिए जाते हैं, जैसे विद्युत बनाना, बिजली बनाना और बाढ़ों से सुरक्षा करना और मछली पालन करना, नौका विहार करना। इस प्रकार अनेक काम करके नदी पर एक जल इकट्ठा करके, एक काम करके, बांध बना करके एक अनेक उद्देश्य को पूर्ति करना ही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ क्या है? इससे हम बाढ़ को, नदियों में आने वाले बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं। पानी को इकट्ठा करके
सूखे के समय या काल के समय या जब बरसात ना हो तो उस पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसे जो कोई इकट्ठे हुए पानी से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, मछली पाल सकते हैं, इसके अलावा नौका विहार कर सकते हैं और पर्यटक स्थल बन सकते हैं। इस प्रकार सरकार एक के तीर से अनेक काम साधती है। तो आगे दूसरा है, आप 8वां प्रश्न आपका, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानि। जितने जितने इनके फायदे उनके हो सकता है, एक दो हानि भी हो। तो हानि क्या है? नंबर एक, तो जहां पर ये बांध बनाए जाते हैं वहां से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, वहां से लोगों को उठा दिया जाता है, उनके घर खराब हो जाते चले जाते हैं। इसके अलावा वहां की जो कृषि की भूमि होगी, कृषि की भूमि होती है, वो सारी जलमग्न हो जाती है। जल को इकट्ठा करने के लिए काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में कृषि की भूमि खराब हो जाती है। वन भूमि, जो वन होते हैं, वन भूमि भी जलमग्न हो जाती है। वहां जो जंगल होते हैं, जंगलों को नष्ट करके ही पानी रुकने की जगह बनाई जाती है। इसके बाद वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? जैसे कि वर्षा का जल को इकट्ठा करना। राजस्थान में जो खास करके राजस्थान में जहां पानी की कमी है पीने की, वहां बरसात के दिनों में छतों का जल इकट्ठा करके किसी कुएं में या बावड़ी में या किसी में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर हैंडपंप के जरिए उस पानी को सारा साल यूज किया जाता है। जो छतों का जल इकट्ठा किया जाता है उसको हम जल संग्रहण के नाम से जानते हैं, और इसको फिर पूरे साल पीने के लिए काम में लेते हैं। इकट्ठा करके हैंडपंप के जरिए या टूटी डांडी के जरिए उसको निकाल लिया जाता है भूमि के नीचे से। दूसरा भूमिगत जल। भूमिगत जल का जो पृथ्वी के नीचे का जल है वो भूमिगत जल कहलाता है। ट्यूबवेल के जरिए खेतों में सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। घर में पानी पीने के लिए नल लगा करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात नदियों का पानी न होकर पृथ्वी के धरातल के नीचे से लिए जल को हम भूमिगत जल कहते हैं। हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां कौन कौन सी हैं? प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि उत्तर भारत में जितनी भी नदियां सारी हिमालय से ही निकलती है, क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत पहाड़ है, उस पर साल भर वर्षा होती रहती है। तो इसमें नदियां कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, रावी, ब्यास, द्रुज, अनेकों नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलकर उत्तर भारत में के पूरे क्षेत्र को संचित करती हैं। और साथ साथ में हमारे देश को नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन में भी ये पानी देती हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इनको हम दक्षिण भारत की नदियां भी कहते हैं। ये बरसाती नदियां हैं और बरसात के समय में ये नदियों में पानी होता चलती है। जबकि जो उत्तरी भारत की नदियां हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, इनमें 12 मास पानी रहता है। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं इनमें वर्षा काल में ही पानी होता है, वर्ष भर पानी नहीं रहता। तो स्टूडेंट्स, ये इस पाठ की थीम थी। इस पाठ के जो मुख्य अंश थे वे हमने निकाल करके आपके सामने पेश किए हैं। जो ही आगे आप प्रश्न करेंगे आपको प्रश्न ये करने में आसानी होगी। लेकिन फिर आपको कह रहा हूं कि आप एक बार टेक्स्ट बुक का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।